हेलो एवरीबॉडी। आज ना मैं बहुत ही स्पेशल चीज आपके लिए लेके आया हूँ। हम हमेशा कंसेप्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, उसके अलावा मैराथन सब देख लेते हैं। लेकिन आंसर कैसे लिखना है आज हम समझेंगे। क्या सेक्शन नंबर लिखना है कि नहीं लिखना? क्या रूल नंबर लिखना इंपॉर्टेंट है? क्या लॉ की लैंग्वेज लिखनी चाहिए? आंसर में क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? आंसर में क्या छोड़ेंगे, क्या नंबर मिलेंगे? क्या स्टेप मार्किंग मिलती है कि नहीं मिलती? हर चीज आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर चैनल पे नए आए हो ना, तो पहले तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। And first of all, a special thanks to the one sharing his answer sheet. CA Heramb Maheshwari, AIR 1 November 24 attempt. सर इनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। इन्होंने अपनी आंसर शीट पब्लिक में फ्लोट कर रखी। उसी के थ्रू आज हम इन्फरेंसेस ड्रॉ कर पाने के एग्जैक्टली करना क्या होता है। ठीक है सर, समझ में आया आपने को। कुछ बेसिक बेसिक बातें मेरे साथ ध्यान से सुनते चलना। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, लिखना कैसे आंसर को। प्रैक्टिकल पोर्शन भी, थियोरेटिकल पोर्शन भी। सबसे पहली बात सर, नंबर आए कितने भाई साहब के? नंबर आए सर 55 आउट ऑफ 70। ठीक है सर, 55-70 में से सर एमसीक्यू में कितने आए सर? 26 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए। ओवरऑल अगर आप दिखाओगे 81 आउट ऑफ 100 मार्क्स इनके आए हैं। सर 81 इज अ वेरी हैंडसम नंबर। बहुत ही अच्छा नंबर होगा डीटी में। लेकिन सर 81 में मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है सर? एमसीक्यू का। यू नीड टू अंडरस्टैंड सर, अगर एक बार आप इनकी पोजीशन पे जाके देखो, अगर आपके सर 26 मार्क्स आ जाते हैं एमसीक्यू में, तो आपको 14 चाहिए पास होने के लिए, और सर 34 चाहिए। 34 ही ना? हाँ, 34 चाहिए एग्जाम्शन के लिए। सर 70 में से 34 में आप एग्जाम्शन ला सकते हो सर, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप एमसीक्यू को ढंग से स्कोर कर पाओ। एक अच्छा स्टूडेंट जिसका कंसेप्ट अच्छा है, जिसकी तैयारी अच्छी है ना सर, वो एमसीक्यू में अच्छे स्कोर करता है। कहीं पे भी अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर में 20 प्लस स्कोर कर रखा है, यू आर वेल ऑन ट्रैक। अगर 20 से कम स्कोर हो रहा है, रिमेंबर एमसीक्यूज बचाते हैं, एमसीक्यू डुबाते हैं। एमसीक्यू आपको ढंग से करना है। एमसीक्यू की तैयारी आपकी स्ट्रांग होनी ही होनी चाहिए। अगर एमसीक्यू अच्छा है तो डीटी पास हो सकता है, एमसीक्यू अच्छा नहीं है तो थोड़ा आपको दिक्कत आएगी। सर एमसीक्यूज हैज टू बी गुड। ठीक है सर, समझ में आ गया। दूसरा पार्ट सर, आंसर जब अटेम्प्ट करते हैं ना, तो सीक्वेंस में भी एनी सर, यू ऑलरेडी नो कि 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन में किसी भी सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट वन थिंग मस्ट बी रिमेंबर्ड इज सर, फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 में सर 2 पार्ट्स है, ए और बी। सर ए और बी के बदले आप चाहो तो बी और ए अटेम्प्ट कर लो, पहले बी पहले ए बाद में कर सकते हो आप। सर 3 कर रहे हो, 3 में सर ए और बी अटेम्प्ट कर लो सर, किसी भी सीक्वेंस में ए भी कर लो, बी कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी ऐसा मत करना कि सर 2 का ए यहाँ अटेम्प्ट किया, फिर 3 का ए कर लिया, फिर 3 का बी कर लिया, फिर 2 का बी कर लिया। सर ऐसा मत करना कभी भी। एक क्वेश्चन के जितने सब पार्ट्स हैं ना सर, सब साथ में आपको करके चलने हैं। सर ये बात अपने को समझ में आ गई। सर कोई भी सब पार्ट हो या सब पार्ट हो, सर क्वेश्चन नंबर 2 ए है, क्वेश्चन नंबर 2 बी है, सर ये फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। इवन दो सर सिर्फ एक लाइन ही लिखी हुई है ना, आपको फ्रेश पेज से करना है। ये बात ध्यान देना सर, हमेशा सारे आंसर के सब पार्ट्स ना सर फ्रेश पेज से स्टार्ट होने वाले, कभी भी कंटिन्यूइंग पेज से नहीं करने वाले। इवन एक दो लाइन भी यूज हुई हो ना सर, फ्रेश पेज पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर 3 बेसिक बातें हमने समझी। चौथी सर, लाइन्स छोड़ने की थोड़ी आदत डालो। सर कंजूसी करके कहाँ जाओगे? कंजूसी करके कहाँ जाओगे सर? थोड़े से पैसे यहाँ बचाओगे। सर अटेम्प्ट पे ज़्यादा पैसे लगते हैं, और वैसे भी आपको जितना भी कंजूसी करनी चाहिए थी ना, आपको को ज़रूरत नहीं है, आईसीए को आप फीस दे चुके हो। तो जहाँ-जहाँ ज़रूरत है ना लाइन्स छोड़ने की, आप छोड़ो। जहाँ-जहाँ सर फैला के लिखने की ज़रूरत है, आप फैलाओ। आप ये मत सोचो कि एक पेज में बड़े से बड़ा आंसर लिख दूँगा तो मेरे नंबर ज़्यादा मिल जाएँगे। एग्ज़ामिनर को रीड करने में आसानी होगी। जी, कोई आसानी नहीं होती। आप आराम से स्ट्रेच करके लिखोगे ना, तो कॉपी क्लीन लगती है। अच्छा, समझ में आ गया अच्छे से, ये 3-4 बेसिक बातें समझ में आ गई। यानी सर इन्होंने भी यही किया था क्या? हाँ सर, इन्होंने भी यही किया था। अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन नंबर 2 से इन्होंने चालू किया। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको याद हो ना सर, स्लम सेल का क्वेश्चन हुआ करता था। अब सर स्लम सेल में 2 चीज़ें चाहिए होती है अपने को। एक चाहिए होती है सर एफएमवी चाहिए होती है, सर सॉरी एफएमवी 1 चाहिए होती है, एक एफएमवी 2 चाहिए होती है, और सर एक नेटवर्क चाहिए होती है। इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने क्या किया देखो, फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन कैसे निकालते हैं सर? एफएमवी 1, एफएमवी 2 व्हिचएवर इज हायर। सर एफएमवी 1 के लिए नोट दे दिया, एफएमवी 2 के लिए क्वेश्चन में जो दे रखा था डेटा दे दिया। नेटवर्थ कैसे निकालते हैं सर? नेटवर्थ नोट 2 के थ्रू डाल दी, माइनस कर दिया। सर इसके बेसिस पे इन्होंने बोल दिया लॉन्ग टर्म, क्योंकि 36 मंथ से ज्यादा है, इंडेक्सेशन मिलेगा नहीं। इंडेक्सेशन नॉट अवेलेबल एज पर सेक्शन 50 बी। सर अगर सेक्शन पता है तो सेक्शन यहाँ पे आप कोट करोगे, नहीं पता तो मत कोट करो। सर कुछ अलग किया क्या इन्होंने? सर कुछ भी अलग नहीं किया इन्होंने, कुछ भी अलग नहीं किया। सर एफएमई 1 निकालने के लिए उन्होंने एक नोट दे दिया। सर नोट देखो सर, नोट देने में लाइन तक प्रॉपर है सर, जितनी भी गैपिंग है ना, गैपिंग प्रॉपर है। आप देखो, देख के अच्छा नहीं लग रहा आपको आंसर शीट? देख के खुद को मन नहीं कर रहा कि यार इनको नंबर दे दूं थोड़े से एक्स्ट्रा, क्योंकि बहुत क्लीन लग रही है आंसर शीट। हैंडराइटिंग छोटी छोटी है, दैट्स ओके, बट क्लीन लग रही है आंसर शीट। सर क्लीनलीनेस आपको मेंटेन करनी ही करनी है। जस्ट इमेजिन, अगर तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है, तुम उसको सड़े गले अगर आप पराठे खिला रहे हो,
या फिर अगर आप किसी के घर जा रहे हो, आपको कोई सड़े गले पराठे खिला रहा है, सड़ी गली रोटियाँ खिला रहा है, आपको अच्छा लगेगा क्या? देखो एग्ज़ामिनर के सामने आपके शब्द नहीं जा रहे होते, एग्ज़ामिनर के सामने सिर्फ़ आंसर शीट जाती है। जितनी प्रेज़ेंटेबल होगी ना, उतना उसको देख के चेक करने में अच्छा लगेगा। वैसे ही सर पहले इंप्रेशन में जब अच्छा लगता है ना एग्ज़ामिनर को, तो थोड़ा-सा सब्जेक्टिविटी आपके फ़ेवर में आ जाती है। वैसे ही सर इसकी आंसर शीट देख के मुझे पहली बार में लगा कि नहीं, नहीं कहीं सब्जेक्टिविटी इसके फ़ेवर में आएगी, क्योंकि आंसर शीट में प्रेज़ेंटेशन अच्छी है। हैंडराइटिंग कैसी भी हो फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ प्रॉपर गैपिंग दे दी, यहाँ प्रॉपर गैपिंग दे दी। सर देख के जगह छूटी हुई दिख रही है। समझ में आ रहा है आंसर शीट को देखने में, इसलिए सर नंबर भी अवॉर्ड किए गए। ऑफ कोर्स कंटेंट इज़ इम्पोर्टेंट, आंसर इज़ इम्पोर्टेंट, आंसर के बेसिस पे नंबर मिले हैं, लेकिन प्रेज़ेंटेशन इज़ मस्ट बी गुड। सर निकाली इन्होंने स्लम सेल, आंसर करेक्ट है इसलिए नंबर मिले, ऐसा नहीं कि आंसर गलत है, आंसर करेक्ट है ऑफ कोर्स। नोट नंबर 2 में सर नेटवर्थ निकाली, सर नेटवर्थ में जैसे हमने पढ़ रखा है सर डेप्रिशिएबल एसेट्स, लायबिलिटीज़ सब कुछ ले लिया इन्होंने नॉर्मल तरीके से, अदर एसेट्स उठाए, लायबिलिटीज़ माइनस की, सर उसके बाद इनका पूरा आंसर कंप्लीट हो गया, 8 में से 8 नंबर मिले। 8 में से 8 नंबर मिले, सर कहीं काटा है क्या नंबर? सर कुछ काटा नहीं। क्या आप करते कुछ और करते क्या? नहीं सर हम भी ऐसे ही करते, लेकिन हमको तो 6 नंबर देता वो। मैं कह रहा हूँ तुम प्रेज़ेंटेशन ढंग से करो, आंसर मैच करो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ छोटे-छोटे सेक्शन ना कोट करते चलो, तुमको नंबर मिलेंगे। नहीं याद आ रहा इतना लिख के आ जाओ कि सर इंडेक्सेशन इज़ नॉट अलाउड, आपको फिर भी नंबर मिलेंगे। लेकिन जो दिमाग में बात आ रही है वो एग्ज़ाम पेपर में लिख के आ जाओ। इंडेक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ना लिख दो। मन में सोच के रखोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना ना, लिख के आ जाओगे नंबर मिल जाएँगे। ठीक है सर। यानी क्या बात है, पहले क्वेश्चन से क्या समझ में आया? जो पॉइंट दिमाग में है, जिस बेसिस पे मैं आंसर लिख रहा हूँ, वो पॉइंट अपने को लिख के आना है। नोट जहाँ-जहाँ पॉसिबल है, वहाँ-वहाँ लिख के आना है। सेकंड चीज़, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फॉर्मेट ज़रूर फॉलो करना है। आप क्वेश्चन नंबर ये वाला 2A उठा लो, जहाँ पे स्लम सेल का इसने फॉर्मेट फॉलो किया, वो फॉर्मेट के बेसिस पे आंसर आ गया। आप 2B चेक करोगे ना 2B में क्या हुआ था सर, 2B हेड ऑफिस एक्सपेंसेस का क्वेश्चन था 44C वाला। इन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो किया और सर फॉर्मेट के बेसिस पे इन्होंने आंसर निकाला, पूरे-पूरे 6 नंबर मिले। ऑफ कोर्स आंसर इज़ करेक्ट इसलिए नंबर मिले हैं, बट फॉर्मेट मस्ट बी देयर। जो फॉर्मेट आपको दे रखा है ना कि आपको नेट प्रॉफिट P&L से उठाना है, उसमें जो डिसअलाउंसेस करने हैं, उसके बेसिस पे आपका प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट में आपको डिसअलाउंसेस कुछ करके फिर 5% निकालना पड़ता है, एटीआई निकालना पड़ता है, उसका 5% निकालते हैं। ऐसा उन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो किया हुआ है ना, पूरे 14 में से 14 मिले हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अब तक हमने क्या समझा? पहली बात तो, आंसर मस्ट बी प्रेजेंटेबल, स्पेसिंग प्रॉपर करनी है, कटिंग्स कम से कम अब देखो पूरे आंसर में कटिंग भी नहीं है। आंसर में चेक करोगे कटिंग भी नहीं मिलेगी आपको, बहुत कम कटिंग्स है। क्योंकि सर एग्जामिनर को भी अच्छा लग रहा है कटिंग नहीं है, गलती भी कम मिल रही है। आंसर प्रेजेंटेबल रखना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फॉर्मेट बेस्ड आंसर ज़रूर लिखना। अगर फॉर्मेट अवेलेबल है उस आंसर का, ज़रूर फॉर्मेट में फॉलो करना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, 3 क्या बोलता है? सर 3 ना उसकी बात करता है टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट की। सर इसमें क्या किया था इसमें देखना, टैक्सेशन ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट का क्वेश्चन था। अब एक बार आंसर रीड करवा रहा हूँ मैं। एज़ पर सेक्शन 13 भी सेक्शन भाई साहब ने कोट किया है, बहुत बढ़िया। सर उसके अलावा रूल 17 सीए कोट किया। सर रूल 17 सीए नहीं याद है आप मत कोट करो, कोई दिक्कत नहीं। आधा नंबर काट सकता है एग्जामिनर, इससे ज़्यादा नहीं काटेगा। मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कितना अलाउ होगा? 5% अलाउ होगा इन दी 5% जितना मिल रहा है, या 5 लाख इन फर्स्ट ईयर एंड 3 लाख इन सब्सीक्वेंट ईयर। भाई कोई लॉ की लैंग्वेज लग रही है क्या आपको? ये दिल से निकली हुई लैंग्वेज है। ये दिल से निकली हुई लैंग्वेज है। आप ऐसी लैंग्वेज लिख के आओ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये लैंग्वेज तो आपसे बनती है ना। टूटी-फूटी, कच्ची-पक्की जैसी भी लिख रही है, बस सेंस बना रहे हैं ना बातें। इनकी तो बातें अच्छी भी लग रही हैं। मेसर्स एमपीएल इज इलेक्टोरल ट्रस्ट 1 अप्रैल 2023 को रजिस्टर्ड है। देयरफॉर जितना भी लिमिट इनके लिए क्या होगी, 5 लाख रुपए होगी या फिर 30 लाख होगी। व्हिचएवर इज लोअर 5 लाख हो जाती है। सर 5 लाख के हिसाब से कंडीशन सैटिस्फाइड है, इतना इनको डिडक्शन मिलेगा। नीचे एक दो इन्होंने कंडीशन देख ली कि मान लो कि ट्रस्ट प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है, उसके अलावा कोई नॉन कंप्लायंस नहीं कर रखा। यहाँ देखो हैंडराइटिंग में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, लेकिन सर फिर भी आंसर प्रॉपर है ना, प्रेजेंटेशन सही है ना, तो आखिरी में एग्जामिनर ने भी इसको कंसिडर नहीं किया। हैंडराइटिंग में कोई मैटर होता भी नहीं है, हैंडराइटिंग कोई मुद्दा होता भी नहीं वैसे भी। यहाँ पे नंबर दिए हैं प्रॉपर। ठीक है सर, ठीक है, प्रॉपर अपने को समझ में यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट पार्ट में सर 3B में जाते हैं। सर 3B कौन सा क्वेश्चन था? सर 3B डीटीडबलए क्वेश्चन था। सर डीटीडबलए में कैसे करते हैं, क्या करते हैं, नंबर मिलते हैं कि नहीं मिलते देखना। सर बिज़नेस इनकम उठाई इन्होंने, प्रॉपर उठा ली। सर उसके अलावा सर कंट्री एन की इनकम थी, सर इनकम उठाई, जीटीआई निकाली, डिडक्शंस माइनस किए, डिडक्शंस माइनस करके टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम में से माइनस करने के बाद सर इन्होंने टैक्स कैलकुलेशन ऐसे किया हुआ है। आप ऐसे नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन देखो सफाई की बात बता रहा हूँ, बारीकियों की बात बता रहा हूँ। बारीकियों पे काम किया इन्होंने। एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाली, कंट्री एन का एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाला, फिर इंडिया का टैक्स रेट निकाला, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके व्हिचएवर इज हायर निकाला और उस बेसिस पे यहाँ पे इंडिया की रिबेट निकाली है, रिलीफ निकाली है। भाई साहब को पूरे 6 नंबर मिले। क्वेश्चन नंबर 2 में सर 14 में से 14 मार्क्स मिले। क्वेश्चन नंबर 3 में सर 13.5 आउट ऑफ 14 मिल रहे हैं। भाई साहब इतने में ही पास तो हो गए थे। इतने में ही आराम से पास तो हो गए। पहले क्वेश्चन करने के बाद ही पास हो गए थे ये। अब तो सर हर नंबर एग्जम्पशन की तरफ लेके जा रहा है।
ठीक है, चलो ये अपने को समझ में आया। ये तो अपने को ठीक है, इसमें नोट्स भी दे दिए, देखो नोट्स भी दिए हुए हैं इन्होंने। एसएससी मस्ट बी रेसिडेंट, एसएससी जो इनकम है वो उस कंट्री में अर्न की हुई है, इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, उसके अलावा उस कंट्री में टैक्स भर दिया, प्लस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है। सेक्शन 91 में अगर आप ये नोट्स देके आ जा रहे हो ना, तो नोट्स भी हमेशा ऐड ऑन का ही काम करते हैं, हमेशा ऐड ऑन का काम करते हैं। और चेक करोगे ना, नोट्स पे ज़्यादा मेहनत नहीं की है। बिल्कुल एक-एक 2 वर्ड लिखा हुआ है सर, मस्ट लिखने में मेहनत ज़्यादा नहीं की है सर, यानी हैंडराइटिंग इन चीज़ों में मैटर नहीं करती। जो नॉन वैल्यू एडिंग टास्क रहते हैं ना, उनमें आपकी हैंडराइटिंग मैटर भी नहीं करती। देखो यहाँ पे हैंडराइटिंग फास्ट कर दी ना इसने, जहाँ ज़रूरी था वहाँ अच्छा लिखा, लेकिन जहाँ ज़रूरी नहीं वहाँ थोड़ा 19 कर दिया। समझ में आ रही है बात कि कितना प्रेजेंटेशन फॉर्म में इन्होंने काम किया। क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं सर, असेसमेंट के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए इसने। सर सेक्शन 41, 42 2A सर स्पेशल ऑडिट का क्वेश्चन था। स्पेशल ऑडिट प्लस इन्वेंटरी वैल्यूएशन का क्वेश्चन था। सर देखो फीस कितनी प्रिस्क्राइब्ड है सर, शैल बी डिसाइडेड बाय, देखो फीस की बात की इसने। सर कौन नॉमिनेट करता है सर, उसके अलावा प्रॉपर उन्होंने प्रोविजनिंग आराम से लिखी। एओ हैज टू गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सर डिसाइड करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फीस डिसाइड पे करती है। उसके अलावा सर इन दी करंट केस सर एओ ने अप्रूवल ले रखा है, ठीक है। सर प्रॉपर इन्होंने इसका आंसर लिखना चाहिए ना, अपनी भाषा में लिखा हुआ है, अपनी भाषा में लिखा हुआ है सर, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा लॉ की लैंग्वेज नहीं लिखी हुई है सर। आंसर भी सर जो कंक्लूजन है सर 2 लाइन में लिख दिया, कंक्लूजन भी 2-2 लाइन में लिख दिया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब ना असेसमेंट वाले क्वेश्चन में अगर आपको प्रोविजन याद है, प्रोविजन नंबर कोड करके अगर आप प्रेजेंटेबल फॉर्म में अपनी भाषा में भी आंसर लिख देते हो, नंबर मिल रहे हैं, आप नंबर दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। सर सिमिलर क्वेश्चन एक भारतीय केस लॉ क्वेश्चन था। 194 एच कोट किया, प्रोविजन कोट किया, फॉलोइंग प्रोविजन, उसके बाद अपना केस समझा और उसके बाद अपना यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ किया करंट केस में। ठीक है सर, ये भी अपने को समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 बी क्या बोलता था सर, ऑटोमेटेड सर्विसेज में सर ऑटोमेटेड सर्विसेज के बारे में पूछता था सर। मॉडल टैक्स कन्वेंशन का 12 बी का क्वेश्चन था सर। मॉडल टैक्स कन्वेंशन में अगर दो ट्रीटीज के बीच में सर ऑटोमेटेड सर्विसेज के बारे में क्या क्या चीजें बात की गई है, ऑटोमेटेड सर्विसेज होती कौन कौन सी है, डिजिटल सर्विसेज तो 6 सर्विसेज थी सर, ये याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते इस चीज में। हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट क्या होता है, प्लस उसके अलावा 4 तरीके जिससे हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट हो सकता है सर, ये याद है तो मिलेगा। कुछ बहुत टेक्निकल लैंग्वेज इन्होंने नहीं लिख रखी, हैंडराइटिंग पे भी ज्यादा काम नहीं किया इसमें, लेकिन सर कंटेंट सही है तो नंबर मिले हैं। इस क्वेश्चन में इनको 11 में से 11 मिले 14 में से। ठीक है सर, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, यहाँ 1-2 नंबर कटना लाजमी था। आगे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 सर टीडीएस की बात कर रहे हैं। सर टीडीएस कैसे अटेम्प्ट किया, देखो टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 LA ऑन द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। सर कंपल्सरी एक्विजिशन सर समझ में नहीं आ रहा फिर भी वर्ड्स, लेकिन फिर भी नंबर मिले यहाँ पे क्योंकि सेंस बना रही बातें, सेंस बना रही। लिमिट दे दी इन्होंने इन दी करंट केस, हाउएवर उसके अलावा आंसर यहाँ लिख दिया। दूसरा सर 206C1G सर, अगर लिबरलाइज एविडेंस स्कीम पेमेंट करते हो, ओवरसीज टूर्स एंड पैकेज प्रोग्राम वाले को पेमेंट कर रहे हो सर, लिमिट दे दी। फिर उसके अलावा हायर टीडीएस रेट दे दिया और अपना आंसर लिख दिया नीचे। लास्ट में सर ऑनलाइन गेमिंग वाला जो क्वेश्चन था, ऑनलाइन गेमिंग वाला क्वेश्चन भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है सर, 4B का क्वेश्चन कौन सा था, ट्रांसफर प्राइसिंग क्वेश्चन था सर। आप देखोगे यहाँ पे अंडर सेक्शन 92A सर 10% सर, बहुत नॉर्मल नॉर्मल चीजें लिख रखी है, कोई बहुत रॉकेट साइंस आंसर नहीं लिखे, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो ना आंसर। समझ पा रहे हो बताना क्या चाह रहा हूँ कि बहुत रॉकेट साइंस आंसर शीट नहीं है, आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हो, बट आपको आंसर प्रेजेंटेबल करना है एंड सही करना है, बस दैट इज द बॉटम लाइन। अगर नहीं बनना ना प्रेजेंटेबल करके जितना सही उतना करो, जितना सही उतना करो। इन्होंने भी जो गलतियां की उसके नंबर कटे, आप भी गलतियां करोगे उनके नंबर कटेंगे, बट प्रेजेंटेबल आपको ढंग से रखना है अपना आंसर शीट। कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको सेक्शन नंबर नहीं याद है मत कोट करो, याद है जितना आ रहा है वो कोट करो, गलत बस नहीं कोट करना अपने को। ठीक है, लैंग्वेज अपनी चल जाएगी, लैंग्वेज में अपने को लोड नहीं लेना, इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज को फॉलो नहीं करना अपने को। सर आप चेक करोगे ये भी प्रॉपर आंसर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कटिंग्स भी है। अगर इस नंबर में इस क्वेश्चन में चेक करो तो 8.5 मिले 14 में से, विच इज रीजनेबल, कोई दिक्कत नहीं, 8.5 है इसमें। सर बॉटम लाइन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पीजीबीपी। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो सर, एआईआर 1 के पीजीबीपी में कितने नंबर आए होंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे कितने नंबर आए होंगे सर, 8 नंबर आए इनके, 8 में से 14। इवन यू हैव अ पॉसिबिलिटी कि आप इसे ज्यादा स्कोर कर सको। पीजीबीपी में ना ऐसा है कि जितना टाइम दोगे उतना टाइम वो ले लेगा, आप 3 घंटे दोगे 3 घंटे ले लेगा, आप 6 घंटे दोगे 6 घंटे ले लेगा, आप 15 मिनट पे करोगे 15 मिनट ले लेगा वो। इट्स जस्ट दैट कि आप 3 घंटे करने जाओगे तो 14 में से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, यही अगर आप 20 मिनट में करने जाओगे 14 में से आपको 4 नंबर मिलेंगे, बस इतना डिफरेंस आएगा आपको। तो ना पीजीबीपी के लिए हमेशा रेसिडुअल टाइम रखना है। इन्होंने भी देखो ज्यादा मेहनत नहीं की इसमें, देखो ना एडलेस किया, नेट प्रॉफिट एक लाइन पेन से बना दी, उसके बाद जो फिगर्स दिख रहे थे सर यहाँ पे ऐड किया, लेस किया। ठीक है सर, यहाँ पे इन्होंने नोट्स दिए हैं क्या सर नीचे,
छोटा सा नोट जहां देना चाहिए वहां देना चाहिए। इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, छोटा सा नोट इसी के नीचे दे दिया। आप चाहो तो नीचे भी दे सकते हो, नीचे देने में अगर मेहनत लग रही है तो यहीं दे दो आप। सर डिविडेंड की बात की थोड़ी सी इन्होंने, सबको चेक करते हैं सर कैपिटल गेन कैसे हो रहा है, यहाँ से निकाल के फिर कैपिटल गेन हेड में ले गए अदर सोर्सेज में। सर आप यहाँ राइटिंग देखो, सर राइटिंग देखो, कोई ज्यादा अच्छी राइटिंग भी नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन ठीक लग रहा है। सर अब देखो टैक्स कंप्यूटेशन, सर टैक्स कंप्यूटेशन थोड़ा सा ना यहाँ पे क्लमजी हो गया, मे बी शायद एग्जामिनर को समझ नहीं आया, गलती है, हो सकता है, आई डोंट रिमेंबर द आंसर। बट मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, 115 बी डबल ए के अकॉर्डिंग टैक्स निकाला, पूरा टैक्स टेबल निकाला और फिर लास्ट में लिख दिया कि विच इज बेटर नॉट टू गो फॉर कंसेशन टैक्स। इट्स अ प्रॉपर आंसर उन्होंने लिखा। सब कुछ लिखने के बाद इनके 8 नंबर मिले। कुछ छोटी सी गलती होगी आंसर में इसलिए नंबर कटा। जस्ट इमेजिन छोटी सी गलती 8 नंबर हो गए। पूरा सही करो तो भी सर 13-14 नंबर, 13 नंबर 12 नंबर ही आते, 14 किसी के नहीं है आज तक, मैंने तो नहीं देखे आज तक 14 किसी के आए। इन लोग को लोड नहीं लेना आंसर राइटिंग में। सर व्हाट इन्फरेंसेस वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस आंसर शीट, सबसे पहले तो ये समझो कि सर प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट बट हैंडराइटिंग इज नॉट। हैंडराइटिंग आपकी कैसी भी चलेगी, हैंडराइटिंग इज नॉट। हैंडराइटिंग खराब हो चलेगा लेकिन सर दिखने में आंसर शीट सही दिखनी चाहिए, साफ दिखनी चाहिए। स्पेसिंग ढंग से छोड़नी है, स्पेसिंग शुड बी गुड। Sequence of attempt is matter important. Sequence of attempting question is relevant. उसके अलावा write in your own language. उसके अलावा सर और क्या क्या इन्फ्लुएंसेस आपको समझ में है? सर एक इन्फ्लुएंस, सेक्शन नंबर must be written only if you remember it. लास्ट सर एक और बहुत बढ़िया टिप मैं बताऊं जो आप गलती करके आओगे पेपर में। सर नोट्स write as much as you can, as you can। मैं अगर आपको रेफर कर रहा हूँ, सर जो स्लम सेल था, सर स्लम सेल में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, इसके लिए उन्होंने 50 भी कोट किया हुआ। डीटी डबल ए में, सर डीटी डबल ए में अगर आपको याद हो, सेक्शन 91 क्या बोलता है सर, एसएससी नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, उस देश में टैक्सेस भरे होने चाहिए, उस देश की इनकम होनी चाहिए इंडिया, और उनका डीटी डबल नहीं होना चाहिए। सर ये 91 के प्रोविजन उन्होंने कोट कर रखे थे। सेक्शन 44 सी प्रॉपर कोट किया हुआ था इन्होंने। सर टीडीएस में जो ऑनलाइन गेमिंग वाला था, सर उसके अलावा सर जो लैंड एक्विजिशन वाला था, सर उसके अलावा जो टीसीएस के प्रोविजन था, सब कुछ उन्होंने प्रॉपरली कोट किया हुआ था। जहां जो अजम्पशन ले रखा है ना वो लिखा हुआ था। सर पीजीबीपी में क्या इन्फ्लुएंसेस मिले? सर नॉट टू गिव टू मच टाइम, टू मच टाइम। प्लस सर जो नोट्स है ना, नोट्स स्मॉल चलेंगे। इवन अगर आप स्टार्टिंग में करना चाहो तो भी चलेंगे, लेट करना चाहो तो भी चलेंगे सर, या तो साथ में करते चलो या बाद में कर लो तो भी चल जाएगा। उसके अलावा सबसे बड़ी बात ना, सबसे बड़ी दो बातें, एक तो 100 मार्क्स का, सॉरी 70 मार्क्स का फुल अटेम्प्ट किया, फुल अटेम्प्ट किया है भाई साहब ने, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। आप हैंडराइटिंग देखोगे सर, स्टार्टिंग हैंडराइटिंग बहुत प्यारी है, लेकिन आगे आखिर आखिर तक आते आते हैंडराइटिंग भी बिल्कुल डॉक्टर जैसी हो गई थी, विच इज रीजनेबल, आपकी भी होगी। द मैटर इज अटेम्प्ट तो पूरा कर लिया ना। 70 का अटेम्प्ट किया तो एग्जामिनर के पास चॉइस थी ना ज्यादा नंबर देने की, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट ही 60 का 50 का करके आ जाओगे तो एग्जामिनर कैसे नंबर देगा? ऑल्सो एक और लास्ट इन्फ्लुएंसेस, एमसीक्यू, एमसीक्यूज आर इंपॉर्टेंट। जो आप सिलेक्टिव स्टडीज करके जाना चाहते हो ना, सिलेक्टिव स्टडीज की भैया 100 सुपर 100 कॉन्सेप्ट कर लूंगा तो काम हो जाएगा क्या? क्या मैराथन देख के चला जाऊंगा तो क्या काम हो जाएगा क्या? क्या क्वेश्चन आंसर देख के चला जाऊंगा तो काम हो जाएगा? तो पढ़ना तो 100% चाहिए। जिनका ग्रुप 2 है ना, उनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है सर, आपको 100% पढ़ना ही पढ़ना है। सर 2 कारण है 100% पढ़ने के। पहला कारण तो ये कि आपको 50 नंबर से ही पास होने के लिए ग्रुप में एग्रीगेट नहीं तो अटक जाएगा। दूसरा आपके पास सफिशिएंट टाइम है इसलिए आपको 100% पढ़ना चाहिए। लेकिन जिनका ग्रुप 1 है प्लस ग्रुप 2 है, यानी बोथ ग्रुप दे रहे हैं ना, उनको भी 100% टारगेट करना चाहिए। जो सेल्फ कर सकते हैं सेल्फ कर लें, अदरवाइज सर वीडियोस के थ्रू कर लें सर, लेकिन 100% अटेम्प्ट करना चाहिए। इस बेसिस पे आपके एमसीक्यू सॉल्व होते हैं, और एमसीक्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है 30 में से सर 20 प्लस स्कोर करना। अगर एमसीक्यूज में 20 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, यू आर गुड टू गो, यू आर डेफिनेटली गुड टू गो, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। सर सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग क्या होना चाहिए देखना।
सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग क्या होना चाहिए देखना। देखो सर 3 तरीके होते हैं। क्वेश्चन तो कोई भी आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लोगे। एमसीक्यूज़ को कब पकड़ना है ये बता दे रहा हूँ मैं। सीक्वेंस तो जो आपको बन रहा है बेहतर उसको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पहले बन रहा है, 4 पहले बन रहा है, 5 पहले बन रहा है, 6 पहले बन रहा है, 1 पहले बन रहा है। सर 1 को कभी पहले अटेम्प्ट नहीं करना आपने तो। 1 कभी भी पहले अटेम्प्ट नहीं करना। 1 मस्ट बी ऑलवेज डन एट लास्ट। 1 को हमेशा लास्ट पे करना है। सर एमसीक्यू या तो आप फर्स्ट 30 मिनट्स में उठा लो। दिस इज वन वे। मैंने इसको किया था, मेरे लिए काम करता था। बट व्हाट अदर्स डू इज, व्हाट आई हैव सीन इज, जो 2 बेस्ट क्वेश्चन है, 2 बेस्ट क्वेश्चंस, इट मे बी क्वेश्चन नंबर 2, इट मे बी क्वेश्चन नंबर 3, सर इसको पूरा सॉल्व कर लो। 28 मार्क्स का पूरा सॉल्व कर लो 1 आवर के अंदर। उसके बाद सर आप लो 40 मिनट्स और एमसीक्यू सॉल्व कर लो, एंड फिर लास्ट 1.2 आवर में आप बैलेंस 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बैलेंस 3 क्वेश्चंस। दिस इज व्हाट नॉर्मल पीपल डू। ऐसा भी कर सकते हैं, या तो आप 2 क्वेश्चन करने के बाद 1 घंटे के बाद आप एमसीक्यूज़ उठाओ, या तो स्टार्टिंग में कर लो। लेकिन सर कभी भी एमसीक्यूज़ लास्ट के लिए नहीं छोड़ने। लास्ट के लिए हमेशा इस पीजीबीपी उसका क्वेश्चन होना चाहिए। इस पे जितना कर पाए सर, जितना कर पाए। एक पीजीबीपी क्वेश्चन में एक और स्पेशल बात का ध्यान दे देना है अपने को। सर क्वेश्चन कई बार टैक्स लायबिलिटी पूछ लेता है, कई बार सर ऑप्टिमम टैक्स लायबिलिटी पूछ लेता है। टैक्स लायबिलिटी यानी सर टैक्स निकालना है, ऑप्टिमम टैक्स लायबिलिटी यानी रेगुलर रेजीम से भी निकालना है। रेगुलर रेजीम के साथ-साथ मैट में भी निकालना पड़ सकता है, प्लस 115 बीएए भी निकालना पड़ सकता है। दिस वाज ऑल अबाउट योर राइटिंग। कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को, किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, लैंग्वेज कौन सी लिखनी है, प्रोविजन कौन सा लिखना है, कितना लिखना है, कौन से सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, एवरीथिंग डीमिस्टिफाइड। साइनिंग ऑफ, सी राहुल सतीजा। कोई चीज समझ में नहीं आए जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अगर कोई कोई और दिक्कत है, डू लेट मी नो इन टेलीग्राम चैनल। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक वीडियोस ऑन दोस टॉपिक्स आल्सो। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय स्टडी।